लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे डीएलएड 2016 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें सामाजिक अध्ययन का पेपर किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि अगर आपको आने वाले सेमेस्टर एग्जाम, चाहे आपके डीएलएड के हों, बीएड के हों या टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो जिसमें सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है उस एग्ज़ाम में, तो इस हिसाब से ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो जब भी इस चैनल पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विषय हैं, सभी विषयों के 2016 से 22 तक की वीडियो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग जाइए, उसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सामाजिक अध्ययन का 2016 का डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर आया था, किस प्रकार से आया था उसको जानते हैं। तो सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है, सबसे पहले जान लेते हैं, 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय आते हैं। उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिन्हें अधिकतम 30 शब्दों में लिखना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा शब्दों को लिखने के चक्कर में पेपर छूट जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें उतने ही शब्दों में लिखना है जितनी उसकी आवश्यकता हो। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुविकल्पीय है। पहला प्रश्न है आपके सामने, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद का है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो उस वेद का हमें नाम बताना है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो यजुर्वेद है। ये जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है, यजुर्वेद। और ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। सामवेद की अगर हम बात करें तो साम का अर्थ होता है गान, यानी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गान का वर्णन किया गया है, या पूछा जाता है कि शाम का अर्थ बताइए। और अथर्ववेद जो है, इसमें जो है जादू, टोने, टोटके, इस प्रकार का जितने भी चीज़ें हैं ये अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है मुंडोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद से। तो अपने देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा जाता है। देखिए 3-4 घटनाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन या अपरिग्रह। तो देखिए अगर गृह त्याग की बात करें, यानी घर छोड़ दिया था महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसे जो है कहा गया था महाविनिष्क्रमण, यानी गृह त्याग। ज्ञान प्राप्ति के लिए जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, देहावसान, जिसे हम देह त्याग भी कहते हैं, ये गृह त्याग लिखा है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ा था, तो उसे गृह त्याग कहेंगे, उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्मों में। और देह त्याग की बात करें, हम मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। और याद रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, ये बनारस में है, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो ये जो तीनों हैं, 3 प्रमुख घटना है बौद्ध धर्म ग्रंथों की। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? आपके ऑप्शन है शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या जैन धर्म। तो स्यादवाद जो है ये जैन धर्म का मूल आधार है। चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा, स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या वैष्णव धर्म। तो याद रखिएगा, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बाद में 2 संप्रदायों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो लोग थे जो निर्वस्त्र घूमते थे, यानी बिना कपड़ों के रहते थे। ये दिगंबर कहलाए, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों में रहते थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? धर्मेतर साहित्य मतलब होता है धर्म से इतर साहित्य, यानी जो धर्म से संबंधित ना हो उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। ये लोग आप याद रखिएगा क्वेश्चन समझने के लिए, कि जो धर्म से इतर साहित्य होता है, यानी धर्म से हटकर जो साहित्य होता है उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपके ऑप्शन है राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या रामायण। तो अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखें तो जातक कथा, महाभारत और रामायण ये सब धर्म से संबंधित हैं, जबकि राजतरंगिणी धर्मेतर साहित्य यानी धर्म से हटकर साहित्य है। राजतरंगिणी में कश्मीर की खूबसूरती का वर्णन किया गया है, तो ये धर्मेतर साहित्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काश नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा।
तो जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से काष्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता थी, तो यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी मोहनजोदड़ो। आप इसका आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। आपके ऑप्शन है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, या प्रधान देशांतर रेखा पर। अगर हम बात करें ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दो स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आपके सामने। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं खगोलीय पिंड, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे कहते हैं ग्रह। याद रखिएगा, ग्रहों का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगर हम बात करें सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, तो आपके ऑप्शन है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर। तो अगर हम सबसे दूर ग्रह की बात कर रहे हैं तो ये जो वरुण है, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है, ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ये है वरुण, नेपच्यून। ये सूर्य से लगभग 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो देखिए, दिन रात जो होता है वो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण होता है, जिसे हम कहते हैं परिभ्रमण। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है, और जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण मतलब होता है परिक्रमा करना किसी चीज की। तो जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यानी परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है, और जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है। और दिन रात होने का यही कारण है परिभ्रमण, यानी अपने अक्ष पर घूमना। तो चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? यानी सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर? आपके ऑप्शन है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, या 25 दिसंबर को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वो पड़ती हैं 21 मार्च को, यानी ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। और अगर हम बात करें 23 सितंबर को, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और हम अगर बात करें 21 जून को, तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर, याद रखिएगा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और 25 दिसंबर को मकर रेखा पर। चारों ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मकर रेखा जो होता है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो 21 मार्च को पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? 23 सितंबर को पड़ती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो यानी 21 जून को, यानी अभी कुछ दिन पहले कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ी थी 21 जून को। और 25 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बढ़ती हैं। तो क्वेश्चन का जो हमारा था भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, यानी 21 मार्च को, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 क्वेश्चन है, 14वां। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। आपके ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं ये अन्य सदस्यों की भांति, अन्य चुनावों की भांति ये भी 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। अब बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन है, बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा आप लोग। अब बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए, पढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की थी? तो अगर हम लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख के बारे में बात करें कि अशोक ने क्या घोषणा की थी, तो अशोक ने ये घोषणा की थी कि लुम्बिनी का जो 87.5% कर था इन्होंने माफ कर दिया था अशोक ने। और इन्होंने ये घोषणा की थी कि
प्रत्येक व्यक्ति का आय का अपना 1/8वां हिस्सा ही कर के रूप में जाएगा। तो यहाँ से यही जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं लुम्बिनी से, उसमें अशोक के कर के बारे में ये वर्णन है कि सभी को अपने आय का 1/8वां हिस्सा ही कर के रूप में दिया जाएगा, और इन्होंने आदेश दिया था कि शेष कर माफ कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 विदेशी यात्रियों के हमें नाम लिखने हैं। 17वां क्वेश्चन है, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो अगर हम बात करें 2 विदेशी यात्रियों की, तो ह्वेनसांग ये भी विदेशी यात्री था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ह्वेनसांग। आप फाहयान के नाम भी लिख सकते हैं, फाहयान या मेगस्थनीज, इनमें से कोई भी 2 नाम आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में आपको लिखना रहता है। 2 विदेशी यात्रियों के नाम, मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 18वां क्वेश्चन है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग नाम जानते होंगे। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका जवाब था 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ईसा पूर्व का अर्थ बताना है। तो ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, इनके जन्म से पूर्व का समय होता है ईसा पूर्व। याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 20वां प्रश्न आपका, सप्त सैन्यों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो सप्त सैन्यों के अंतर्गत 7 नदियां आएंगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। नाम है नदियों के सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब और सरस्वती। यही 7 नदियां हैं जो सप्त सैन्यों के अंतर्गत आती हैं, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, सरस्वती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद हैं? देखिए 4 प्रमुख महाजनपद डिसाइड कैसे हुए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, उनके मामा जी थे, उनकी 4 बेटियां थीं, और उन चारों का विवाह इन्हीं महाजनपदों में हुआ। ये चारों बेटियां जो हैं अपने साथ बौद्ध धर्म को भी लेके गई। इनका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महात्मा बुद्ध की जो मामा की बेटियां थी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये इनका विवाह जहाँ चारों महाजनपद में हुआ, उन्हीं को ही 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद माना जाता है। और ये 4 प्रमुख महाजनपद जो हैं मगध हैं, कौशल हैं और वत्स हैं और अवंती। यही जो है 4 प्रमुख महाजनपद हैं। और महात्मा बुद्ध की जो मामा की बेटियां थी, इनका विवाह इन्हीं चारों महाजनपदों में हुआ। तो ये जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका चारों का बहुत बड़ा योगदान था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बात करें अगर क्षुद्र ग्रह की, तो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं, इनकी कक्षाओं के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति दोनों की कक्षाओं के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। तारा किसे कहते हैं? तो देखिए वो आकाशीय पिंड, ऐसे आपको लिखना है, जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है और वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वह आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होता है, वो तारा कहलाते हैं। ग्रहों का ना अपना प्रकाश होता है ना ऊष्मा होता है। वो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के समान असंख्य तारे हैं ब्रह्मांड में। तो तारा की अगर हम बात करें तो वो आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वो तारा कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए खाली चित्र बनाना है इसमें आपको। तो अगर चित्र बनाना है तो सबसे पहले बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इधर सूर्य बना दीजिएगा। चंद्र ग्रहण यानी अगर किसी भी चीज के ग्रहण की बात करें तो वो नहीं दिखता है उस स्थिति में। कोई भी ग्रहण अगर चंद्र ग्रहण की स्थिति हो तो इस स्थिति में हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। ये चंद्रमा इधर है, ये पृथ्वी है, और वह स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी आ गई तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा भी दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी भी दिखाई देती है। तो वह स्थिति जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाती है। ये परिभाषा भी हो गई और आपने फिगर के माध्यम से भी जान लिया। अब बात करें अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो देखिए सेम इसका उल्टा हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य रहेगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा और पृथ्वी इधर रहेगी।
ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गया मून, ये हो गया सन। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशित हैं। तो बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा और हमें पृथ्वी नहीं दिखाई, सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो वो स्थिति जो है सूर्य ग्रहण कहलाती है, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया और हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो सूर्य ग्रहण हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? तो मकर रेखा के बारे में जानते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सीधा आपको ऐसे लिख देना, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो यानी ग्लोब पर स्थित 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इसी रेखा से सभी दुनिया के जितने भी समय मानक निर्धारित किए गए हैं, इसी रेखा से निर्धारित किए गए हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। यानी ग्लोब पर स्थित 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। बढ़िया प्रश्न है, आपको याद रहना चाहिए भारत के पड़ोसी देश के नाम। तो नाम लिखते हैं हम लोग। चीन है, भूटान है, नेपाल है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान। पाकिस्तान जो इस समय कंगाली हालत में आ गया है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये दिवालिया हो चुका है। और लास्ट में एक बचता है अफगानिस्तान। यहाँ पे जो है इस समय तालिबानियों का शासन है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है ये कंगाली से गुजर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? तो हमें भारत के 2 द्वीप समूह का नाम आप लोग जानते होंगे। एक है लक्षद्वीप समूह और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही जो है भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। अगर बात करें हम अगले प्रश्न की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर से नीचे रंगों का क्रम क्या लिखिए। ऊपर से नीचे हमें लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर होता है केसरिया, बीच में होता है सफेद या श्वेत कह सकते हैं आप लोग, और नीचे होता है हरा। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रंग किस चीज का प्रतीक है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है, यानी ग्राम से जुड़ा जो भी सर्वे सर्वा होता है, वो प्रधान ही होता है। तो इसका जवाब भी यही होगा, ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।